डियर स्टूडेंट, यह एस्टिमेटिंग ऑफ ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड लाइंस का पार्ट 2 है। इस पार्ट 2 में हम केबल के कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। कंडक्टर विद्युत लाइन का यह वह अंग होता है जो विद्युत शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करता है। इसे हम लाइन चालक कहते हैं। सिरोपरि लाइन में इन लाइन चालकों को पृथक कारकों पर स्थापित किया जाता है। विद्युत लाइन के चालकों को निम्न गुण होने चाहिए। हाई कंडक्टिविटी होनी चाहिए, लोअर रेजिस्टिविटी होनी चाहिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ होनी चाहिए अच्छी, टेम्परेचर कॉफिशिएंट भी कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस भी कम होना चाहिए, कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन भी कम होना चाहिए और सस्ता होना चाहिए। आपेक्षिक घनत्व पदार्थ का कम होना चाहिए ताकि हल्के रहें और ये पर्यावरण के प्रभाव से मुक्त होने चाहिए और ये फ्लेक्सिबल भी होने चाहिए। अब मेन कंडक्टर मटेरियल्स एक मुख्य पदार्थ हैं जो लाइन चालकों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इसमें सबसे पहले तांबा आता है। तांबा की जिसको हम कॉपर कहते हैं, इसकी सभी प्रॉपर्टी जैसे रजिस्टिविटी, स्पेसिफिक डेंसिटी, कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छी होती हैं और सभी पदार्थों के अपेक्षा। इसके बाद एल्युमिनियम का नंबर आता है जिसकी ये सभी प्रॉपर्टीज़ थोड़ा उसके कॉपर से थोड़ा कम होती हैं, लेकिन एल्युमिनियम भी बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। लेकिन इन सभी पदार्थों में कॉपर का स्थान सबसे उच्च है। जो भी कॉपर वाइंडिंग होती है, कॉपर वायर्स होती हैं, इनकी करंट कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है और हर जगह ये अच्छी जगहों पे ये उपयोग किए जाते हैं। इसके बाद कुछ आते हैं जैसे कि आपका हो गया इस्पात, स्टील या कैडमियम, कॉपर, फास्फर, ब्रोंज, ये सब भी चीज़ें उपयोग में लाई जाती हैं। लेकिन सबसे बेस्ट मैं कहूँगा बार बार कि कॉपर सबसे बेस्ट होता है। लेकिन ये 3-4 चीज़ें और हैं जो भी उपयोग में लाई जाती हैं। स्टे अरेंजमेंट्स, टेक व्यवस्था। यदि लाइन आधारों पर पड़ने वाले विभिन्न बल संतुलित स्थिति में ना हों तो ऐसे असंतुलित बलों को संतुलन प्रदान करने के लिए लाइन आधारों पर टेक व्यवस्था की जाती है। टेक व्यवस्था सामान्यतः निम्न स्थितियों में करनी चाहिए, जैसे लाइन के साथ कोण पर स्थित खंभों पर, अंतिम छोर या टर्मिनल खंभों पर, विभाग खंभों पर, लाइन के दोहरे खंभों पर, ऐसे लाइन आधारों पर जिनके दोनों ओर लाइन के पार्ट में अंतर हो, ऐसे लाइन आधारों पर जिन पर अधिक तनाव या दबाव पड़ता हो, ऐसे लाइन आधारों पर जिनसे शाखा लाइन निकलती हो, क्रॉसिंग पर लाइन पड़ने वाले लाइन आधारों पर, पहाड़ी पर स्थित लाइन आधारों पर लगाई जाने वाली अटेक व्यवस्था 45 डिग्री पर होनी चाहिए, पर किसी भी दिशा में 30 डिग्री से कम नहीं होनी चाहिए। इस तरह हम देख सकते हैं कि स्टे वायर का बहुत बड़ा एक काम है। स्टे सेट का मेन पर्पज होता है कि जो भी फोर्सेस होते हैं उनको बैलेंस करना अलग अलग डायरेक्शन में। इसके मेन कंपोनेंट्स हैं एंकर रॉड, CI एंकर प्लेट, स्टेबो, थिम्बल्स, स्टे वायर, स्टे क्लैंप, बर्न बकल। अब देखिएगा इसमें सभी पार्ट्स स्पष्ट रूप से दिखाए गए हैं, कौन पार्ट कहाँ पे लगा हुआ है आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये अलग अलग पार्ट्सों को बताया गया है कि हेड क्रॉस कौन है, स्टे रॉड कौन है, एंकर प्लेट कौन है और थिम्बल कौन है। सभी पार्ट्स इसमें टेक तार हेतु भूस्थापन व्यवस्था दिखाया गया है। टेक तार को लाइन आधार से विद्युत से पृथक रखने के लिए भूमि से कम 10 फीट की ऊंचाई पर एक स्टे इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। टेक छड़ व्यवस्था, टेक पृथक कारण बंधन व्यवस्था तथा थिम्बल की टेक तार बंधन व्यवस्थाएं चित्र में दिखाई गई हैं और आप दूसरे वाले चित्र में देख सकते हैं कि टेक छड़, टेक पृथक कारक व थिम्बल अलग अलग दिख रहे हैं स्पष्ट तरीके से। और इधर लेफ्ट साइड में टेक का भूस्थापन दिया गया है, किस तरीके से टेक का हम भूस्थापन करते हैं। इसमें एक सारणी दी हुई है जो विभिन्न लाइनों के लिए विभिन्न लाइन झुकावों पर टेक संख्या निरूपित कर रही है। इसमें एक साइड लाइन झुकाव है और एक LT लाइन टेक संख्या दे रखी है, LT लाइन 11 kV लाइन और 33 kV लाइन की। अब देख रहे हैं कि 1 डिग्री से 3 डिग्री तक LT लाइन के लिए और 11 kV के लिए कोई टेक व्यवस्था की जरूरत नहीं है, लेकिन 33 kV के लिए एक टेक व्यवस्था की जरूरत है। ऐसे ही 3 डिग्री से 10 डिग्री तक में तीनों लाइन्स में एक एक टेक व्यवस्था की जरूरत है। ऐसे 10 डिग्री से 20 डिग्री में LT में 2 टेक व्यवस्था, 11 kV में 1 और 33 kV में 2 टेक व्यवस्था है। इस प्रकार से कह सकते हैं जैसे जैसे हम लाइन का झुकाव बढ़ाते जाएंगे, एंगल मतलब बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे भी सभी लाइनों में टेक व्यवस्था की संख्या बढ़ती जाएगी। आप देख सकते हैं नीचे भी 2 फिगर्स दिए हुए हैं, एक तार टेक व्यवस्था, दो तार टेक व्यवस्था। दोनों को आप डिफरेंस देख सकते हैं, दोनों को सही तरीके से निरूपित कर रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा 2 फिगर दे रखे हैं कि किस तरीके से हम टेक व्यवस्था को करते हैं। कंक्रीटिंग ऑफ लाइन सपोर्ट्स,
लाइन आधारों को भूमि से दृढ़ जमाव देने के लिए लकड़ी के खंभे के अतिरिक्त अन्य सभी लाइन आधारों की नींव पर कंक्रीटिंग की जाती है। कंक्रीटिंग की सुविधा हेतु मफ्स उपयोग में लाए जाते हैं जो इस्पात सीट संरचनाएं की होती हैं। चौखट नींव देने के लिए नीचे की ओर 46x46 cm तथा ऊपर की ओर 30.5x30.5 सेंटीमीटर माप के 1.8 मीटर 2 खंडों में बने मफ तथा बेलनाकार नींव संरचना के लिए 254 सेंटीमीटर व्यास के 2 खंडों में बने मफ उपयोग में लाए जाते हैं। लाइन आधार की कंक्रीटिंग के लिए 1:4:8 अनुपात का सीमेंट कंक्रीट उपयोग में लाया जाता है। एक रेल पोल की कंक्रीट की गई नींव आप बगल में देख सकते हैं। एक स्टड पोल टेक व्यवस्था है और एक पोल की कंक्रीटिंग बगल में दे रखी है। दोनों कंक्रीटिंग में आप ये देख सकते हैं कि सीमेंट की कंक्रीटिंग की गई है बगल वाले पोल में और इसमें नीचे पत्थर रखा गया है और इसके बाद पूरी तरह से एक हर एक मेजरमेंट दिया गया है। आप स्पष्ट तरीके से वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं बहुत क्लियर से। अर्थिंग ऑफ लाइन्स। आईई नियम 90 के अनुसार सिरोपति लाइन के सारे खंभे व उनकी धातु फिटिंग प्रभावी ढंग से भूसंकर्पित होनी चाहिए। इसके लिए लाइन की प्रति 1 मील पर लगभग समान दूरी पर 4 अर्थिंग्स किए जाने चाहिए। लाइन आधारों के भूसंकर्पण के लिए सामान्यतः अर्थिंग पाइप्स का उपयोग किया जाता है, जैसा कि आप आगे देखेंगे। इसके लिए सामान्यतः 2.5 मीटर लंबा 40 mm आंतरिक व्यास व 2.9 mm मोटाई का जीआई पाइप प्रयोग में लाया जाता है। आवश्यकता पर पाइप की लंबाई मिट्टी की स्थिति के अनुसार बढ़ाई जा सकती है। भूसंकर्पण व्यवस्था लाइन आधार से 3 मीटर की दूरी पर की जाती है, जहां से सामान्यतः 8 SWG का जीआई तार भूमितल से लगभग 60 सेंटीमीटर अंदर से लाकर नट बोल्ट की सहायता से लाइन आधार व अन्य धातु भागों पर कस दिया जाता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फिगर दे रखा है। यहाँ एक सारणी दी हुई है जो प्रत्येक पाइप भूसंकर्पण व्यवस्था हेतु आवश्यक सामग्री की सूची जिस पर है। सामग्री का विवरण है, संख्या है, दर रुपए में। 40 mm व्यास का जीआई पाइप 2.5 मीटर 80 रुपये का। 8 SWG का जीआई तार 2 kg 125 रुपये का। 8 SWG तार हेतु जीआई लग 1 की जरूरत पड़ेगी और 12 रुपये 50 पैसे का होगा। जीआई बोल्ट 10 mm व्यास व 32 mm लंबा नट व वाशरों सहित 2 की जरूरत पड़ेगी और 12 रुपये 50 पैसे की जरूरत पड़ेगी। नमक कॉमन साल्ट 15 kg 12 रुपये का पड़ेगा। लकड़ी का कोयला चारकोल इसे कहते हैं 15 kg 12 रुपये 50 पैसे का। सीमेंट कंक्रीट जो 1:4:8 रेशियो में उपयोग किया जाएगा, जो संख्या जिसकी लार्ज स्केल LS कहेगा, LS की जरूरत पड़ेगी और हमें 250 रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं। इस तरीके से हम देख सकते हैं सभी पार्ट्स का पूरी तरह से विवरण दिया गया है। महत्वपूर्ण क्रॉसिंग दी हुई है। सिरोपरी लाइन को अपने मार्ग में निम्न स्थितियों में से एक या बहुत सारी स्थितियों को क्रॉस करना पड़ सकता है, जैसे नदी हो गई, रेलवे हो गया, रोड, टेलीफोन लाइन, अदर इलेक्ट्रॉनिक ओवरहेड लाइन्स और बिल्डिंग्स हो गई। अब इनको हम देखते हैं बार बार। जैसे रिवर क्रॉसिंग कराना है तो अगर छोटी नदियां व नालों को तो हम लाइन के सामान्य पार्ट पर ही पार करा देते हैं, लेकिन अगर स्थिति ऐसी हो कि पार्ट लंबा हो जाए तो हम 12.4 मीटर लंबे दोहरे पुल का उपयोग करें या टावर लगाकर नदी को पार कराते हैं। जैसे रेलवे क्रॉसिंग हो गई, अगर रेलवे क्रॉसिंग है तो हमें रेलवे के नियम को पालन करना, जैसे समान रेलवे क्रॉसिंग है तो संपूर्ण पार कराया जाना चाहिए। अगर ऐसा है तो कई सारे नियमों को फॉलो करना चाहिए। लाइन पर चालक में कोई जोड़ नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए एक टेबल दे रखा है जिसमें बोल्टता बड़ी लाइन छोटी लाइन का दिखा रखा है। विद्युत लाइन रेलवे क्रॉसिंग के बीच के लिए है 11 kb तक, 11 kb से 33 kb तक, 33 kb से 66 kb तक। देखिए स्टेशन के अंदर बड़ी लाइन में 10 मीटर 10 मीटर 10.3 मीटर, स्टेशन के बाहर 7.6 7.6 7.9 मीटर। स्टेशन के अंदर छोटी लाइन के लिए 8.6 8.8 8.9 मीटर। जैसे स्टेशन के बाहर 6.3 6.4 6.4। इस तरह देख सकते हैं कि जैसे जैसे वोल्टेज की संख्या वोल्टेज बढ़ता जाता है और हाइट बढ़ती जाती है। टेलीफोन लाइन को भी समकोण पर पार किया जाना चाहिए, परंतु विशेष परिस्थिति में झुकाव कोण 60 डिग्री से तक कम हो सकता है। इसके लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। सड़क क्रॉसिंग के लिए अब आप आगे देखेंगे सड़क क्रॉसिंग में एक टेबल दिया हुआ है। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि सड़क पार करते हुए 250 kb से 250 वोल्ट से 250 वोल्ट तक 5.8 मीटर और 250 से 650 वोल्ट तक 5.8 मीटर, 11 kb पर 6.1 मीटर, 33 kb पर 6.1 मीटर। सड़क के साथ चलते हुए 5.5 मीटर 250 वोल्ट के लिए, 250 से 650 वोल्ट के लिए 5.5 मीटर,
और 11 kV पर 5.8 मीटर और 33 kV पर 6.1 मीटर। इससे इतना हम ऊंचाई रखते हैं ताकि गाड़ियों के आने जाने पर कोई रुकावट ना हो। और सारी क्रॉसिंग है। अब हॉर्न क्रॉसिंग में हम आगे देखते हैं कि 250 वोल्ट तक, 250 वोल्ट से 650 वोल्ट तक अगर वर्टिकल क्लियरेंस हमें चाहिए 2.5 मीटर और हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस 1.25 मीटर चाहिए। और 11 kV तक वर्टिकल क्लियरेंस 3.66 मीटर चाहिए और हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस 1.25 मीटर चाहिए। 33 kV के लिए वर्टिकल क्लियरेंस 3.66 मीटर होना चाहिए और हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस 1.83 मीटर होना चाहिए। 33 kV के ऊपर 3.66 मीटर प्लस थोड़ा और आगे बढ़ा देना चाहिए और ऐसे ही 1.3 से आगे बढ़ा देना चाहिए। इस प्रकार हम देख